जय हिंद साथियों, अगर इस बार बिहार मद्य निषेध सिपाही की वर्दी पहनने का सपना सच में देखा है तो आज का ये सेट आपके लिए एक खुला चैलेंज है। आज की क्लास का एक एक सवाल सीधे आपके एग्जाम हॉल में छपने वाला है। अगर आज का आपका स्कोर दमदार नहीं रहा तो समझ लो भाई, मेहनत अभी बहुत बाकी है। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, टीका रोग किस फसल से संबंधित है। तो देखो, आपको याद रखना है जो टीका रोग है नो, तो ये जो कि मूंगफली से संबंधित है। और धान का प्रसिद्ध ब्लास्ट रोग किसके कारण होता है, तो याद रखना कवक के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, तो याद रखना कवक के कारण। अब पादप रोग का सबसे बड़ा कारण कौन सा जीव है, तो याद रखना कवक है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो देखो, ये जो कि खैरा रोग है ना, तो ये धान में होता है और ये जो कि जस्ता की कमी के कारण होता है। और खैरा रोग की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो याद रखना है YL नेने ने किए थे। और पौधे में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है, तो ये जो कि जस्ता की कमी से होता है। अब पेड़ पौधे की पत्तियों का पीला रंग किसकी कमी से होता है, तो याद रखना नाइट्रोजन के कमी के कारण होता है। तो 2 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। तो देखो, ये जो कि मानव रक्त है ना, तो ये जो कि तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। और मानव शरीर में हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, तो याद रखना लिगामेंट। और मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, तो टेंडन कहलाता है। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा ऊतक सहायक है, तो याद रखना है प्लेटलेटस है। तो आपको याद रखना है 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत किस ऊतक की बनी होती है। तो आपको याद रखना है ये एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। और अंगों को रगड़ और चोट से बचाने वाला ऊतक कौन सा है, तो याद रखना है एपिथेलियम ऊतक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना है यकृत है। और त्वचा का रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो आपको याद रखना है ये जो कि मेलानिन के कारण होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की फसल को प्रभावित करने वाला मुख्य रोग कौन सा है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, गेहूं की फसल को प्रभावित करने वाला मुख्य रोग जो कि ब्लैक रस्ट है, तो आपको याद रखना है ब्लैक रस्ट। और सरसों की फसल का प्रसिद्ध रोग कौन सा है, तो सरसों की फसल का तो आपको याद रखना है व्हाइट रस्ट है। और पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है, तो याद रखना ये कवक से प्राप्त होता है। और कवक के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहा जाता है, तो याद रखना माइकोलॉजी कहा जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो याद रखना है किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। तो 6 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा। और विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है, तो याद रखना एम्पियर है। और विभवांतर को मापने की इकाई क्या है, तो वोल्ट है। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना वाट होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, घरों में सुरक्षा के लिए प्रयुक्त फ्यूज तार किसका बना होता है। तो देखो, ये जो कि घरों में सुरक्षा के लिए जो फ्यूज तार होता है ना, ये किसका बना होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये शीशा और टीन का बना होता है। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए, तो याद रखना बहुत कम। और फ्यूज तार का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, तो बहुत ऊंच होनी चाहिए। और फ्यूज तार को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किस यंत्र का, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र जो कि क्या है, तो गैल्वेनोमीटर है, आपको याद रखना है। और विद्युत धारा को शुद्ध मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो मीटर है। और वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखना समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को विद्युत मोटर कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो डायनेमो कहते हैं।
और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को माइक्रोफोन कहते हैं, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को विद्युत सेल कहते हैं। तो आपको याद रखना है 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो देखो ये जो कि घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण होता है ना, तो ये जो कि समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और भारत में घरेलू बिजली की आपूर्ति कितने वोल्ट पर होता है? तो याद रखना 220 वोल्ट पर। और घरेलू बिजली की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज तक होती है। त्योहारों में सजने वाली लाइटें किस क्रम में होती हैं? तो याद रखना ये श्रेणी क्रम में होती है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन जो कि मोसले ने किए थे। और पहली आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो याद रखना मेंडलीफ ने बनाए थे 1869 में। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो याद रखना परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। और मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो ये जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो 11 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 7 होती है। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। और आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो याद रखना हाइड्रोजन है। और सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा माना जाता है? तो यूरेनियम को माना जाता है। तो 12 का आंसर आपको याद रखना है, 12 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो देखो एलपीजी का मुख्य घटक जो कि प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। और एलपीजी सिलेंडर में गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए क्या मिलाते हैं? तो उसमें जो कि इथाइल मेरकैप्टन मिलाया जाता है। और सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो याद रखना मीथेन होता है। और सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो याद रखना है ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है सिगरेट लाइटर में। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस या गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। और मीथेन गैस को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है मीथेन गैस को। और कोयले की खानों में विस्फोट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो याद रखना मीथेन है। जंगली करने वाले पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना मीथेन गैस निकलती है। तो 14 का आंसर आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो याद रखना है हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन जो कि हाइड्रोजन है। और सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी गैस है? तो याद रखना है हाइड्रोजन है। और रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, और ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखना बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी? तो याद रखना पानीपत का प्रथम युद्ध से, जो कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी यहीं से। और बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तुगलामा नीति का प्रयोग किया? तो याद रखना पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने जो कि तुगलामा नीति का प्रयोग किया। और दिल्ली सल्तनत का वह एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया, तो वो कौन है? तो इब्राहिम लोदी है। तो 16 का आंसर आपका ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक अकबरनामा के लेखक कौन है? तो देखो अकबरनामा पुस्तक के लेखक जो कि अबुल फजल है। और अकबरनामा का तीसरा भाग किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल किस मुगल सम्राट के नवरत्नों में से एक थे? तो याद रखना अकबर के। और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन है? तो याद रखना बीरबल, जो कि ये एकमात्र हिंदू हैं जो दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। तो आपको याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को उसकी क्रूरता के कारण जिंदा पीर कहा जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब को कहा जाता है
उसकी क्रूरता के कारण उसको जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो याद रखना औरंगजेब ने करवाई थी। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखना औरंगाबाद में स्थित है। और रजिया कर को दोबारा किस मुगल शासक ने लागू किया था? तो याद रखना है औरंगजेब ने लागू किया था। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल की प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो देखो हुमायूंनामा की रचना जो कि गुलबदन बेगम ने की थी। और गुलबदन बेगम रिश्ते में हुमायूं की क्या लगती थी? तो याद रखना बहन। और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो याद रखना है हाजी बेगम ने। और किस मुगल शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो याद रखना हुमायूं की। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो याद रखना है जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर किसके दरबार में थे? तो याद रखना है जहांगीर के दरबार में थे। न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो जहांगीर को जाना जाता है। और सेना में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो याद रखना जहांगीर ने। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखना है कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। और देखो मयूर सिंहासन को लूट कर कौन ले गया था? तो याद रखना है नादिर शाह लूट कर ले गए थे। और यहाँ पे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? तो शाहजहां के काल को कहते हैं। और आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो याद रखना है शाहजहां ने बनवाया था। तो 21 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में कहाँ हुआ था? तो याद रखना है रायगढ़ किला में हुआ था। और शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने करवाया था? तो याद रखना है गंगा भट्ट करवाए थे जो कि काशी के विद्वान थे। और शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो याद रखना है समर्थ रामदास थे। और शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो यहाँ पे दादाजी कोंडदेव थे। तो आपको याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में शिवाजी के 8 मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो याद रखना अष्टप्रधान कहते हैं। और अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री पद को क्या कहते हैं? तो याद रखना पेशवा कहते हैं। अष्टदिग्गज यानी कि 8 तेलुगु कवि किसके दरबार में थे? तो याद रखना कृष्णदेव राय के दरबार में थे। और मराठा काल में चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो याद रखना एक प्रकार के कर ये था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, तो ये जो कि आयरलैंड से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं या नहीं? तो ये याद रखना है नहीं कराए जा सकते हैं, यह गैर जो कि वाद योग्य है। और नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखना स्पेन से। तो 24 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो 25 का आंसर आपको याद रखना है जो कि ये भाग 4 में है। और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। और मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? तो याद रखना भाग 4 के कम में रखे गए हैं। तो 25 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता का प्रावधान है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किस में है? तो देखो ये जो कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो कि गोवा था। और ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। और कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है। तो 26 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो याद रखना है, अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल का निर्देश जो कि अनुच्छेद 45 में है। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों का संरक्षक जो कि ये संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। तो आपको याद रखना है, 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 28 का आंसर आपको याद रखना है, कब किया गया था? तो 1976 में जो कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो याद रखना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो याद रखना, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जो कि पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से प्रेरित है। तो 28 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल कितने मूल कर्तव्य शामिल है? तो देखो, वर्तमान में जो कि मूल कर्तव्य 11 हैं। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 जोड़े गए थे। और 11वां मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया था? तो याद रखना, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और 11वां मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? तो याद रखना, माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा का अवसर देना, ये इससे संबंधित है। तो 29 का आंसर आपका ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 30 का आंसर आपको याद रखना है, जो कि अनुच्छेद ये 51 के ए में जो कि इसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और मूल कर्तव्यों नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को लागू होते हैं या नहीं? तो याद रखना है, नहीं, केवल भारतीय नागरिक को लागू होता है। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। यह किस भाग में है? तो ये जो कि भाग 4 के क में है। और संविधान का पालन करना और राष्ट्र ध्वज का आदर करना जो कि ये मूल कर्तव्य है। तो आपको याद रखना है, 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा नशीले पेयों और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, ये अनुच्छेद 47 में है। और बिहार में शराबबंदी कानून किस अनुच्छेद के निर्देशों के तहत लागू है? तो याद रखना, अनुच्छेद 47 के तहत ये लागू है। और कमजोर वर्ग यानी कि SC ST के शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 46 में है। और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना यह अनुच्छेद 43 में है। तो आपको याद रखना है, 31 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर स्थित किस देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो याद रखना, प्रशांत महासागर से गुजरती है, मतलब बेरिंग जल संधि से। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच का समय का अंतर कितना है? तो 12 घंटे का। तो आपको याद रखना है, 32 का आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोअर झील किस राज्य में है? याद रखना है, लोअर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। लोअर झील किस नदी पर स्थित एक गोखूर झील का उदाहरण है? तो ये जो कि झेलम नदी पे है। और प्रसिद्ध डल झील कहाँ स्थित है? तो ये जो कि श्रीनगर में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो याद रखना है, जो कि ये चोलामू झील है जो कि सिक्किम में है। तो 33 का आंसर आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोटक झील किस राज्य में है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, जो कि लोटक झील ये मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है? तो ये जो कि लोटक झील पर है। और तैरते हुए द्वीपों के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो याद रखना, लोटक झील प्रसिद्ध है। और यहाँ पे उमियम झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, ये जो कि मेघालय में है। तो 34 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है,
महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो देखो ये जो कि लोनार झील है तो ये जो कि क्रेटर झील है उल्का पिंड से ये निर्मित हुआ है। और यहाँ पे लोनार झील का पानी अक्सर किस रंग में बदल जाता है? तो याद रखना गुलाबी रंग में। और भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो याद रखना जो कि ये वेम्बनाड झील है जो कि केरल में है। और पेरियार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। तो 35 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो देखो ये जो कि कुंचिकल जलप्रपात है नो तो ये कर्नाटक में है। और कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना वराही नदी पर स्थित है। और कुंचिकल जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना है 455 मीटर है। और यहाँ पे जोग या सरकुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना ये शरावती नदी पर है कर्नाटक में। तो 36 का आंसर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस नदी पर निर्मित है? तो देखो ये जो कि धुआंधार जलप्रपात है ना तो ये मध्य प्रदेश के चंबल नदी पे स्थित है। और धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस शहर के पास है? तो याद रखना जबलपुर शहर के पास है। और कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखना ये जो कि नर्मदा नदी पे स्थित है। समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो याद रखना कावेरी नदी पर निर्मित है जो कि कर्नाटक में है। तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो कि उड़ीसा में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखना चिल्का झील है। और चिल्का झील किस जीव के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो कि झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे कुरेलू झील और पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखो ये जो कि WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। और WTO ने किस पुरानी संस्था का स्थान लिया? तो याद रखना है जो कि पहले ये जो कि जेट था, अब जो कि ये WTO हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना वार्षिक गठन DC में है। तो 39 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? तो देखो ये जो कि विदेशी मुद्रा का भंडार का रख रखाव जो कि ये कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो याद रखना वित्त सचिव की यानी भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। तो 40 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कर सुधारों से संबंधित प्रसिद्ध समिति कौन सी है? तो याद रखना है टैक्स रिफॉर्म के संबंधित कौन सी समिति है? तो राजा चेल्लाया समिति है। और भारत में सेवा कर किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी? तो याद रखना है चेल्लाया समिति की सिफारिश पर। और भारत में GST लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो याद रखना है विजय केलकर समिति ने। और यहाँ पे राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए पहली आधिकारिक समिति जो कि कौन थी? तो PC मावलबोनी समिति थी जो कि 1949 में बनी थी। तो 41 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए गठित प्रसिद्ध समिति कौन सी है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी समिति? तो सुरेश तेंदुलकर समिति जो कि ये गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए गठित प्रसिद्ध समिति है। और बैंकिंग सुधार से संबंधित प्रसिद्ध समिति कौन सी है? तो याद रखना नरसिम्हा समिति है। और बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित प्रसिद्ध समिति कौन सी है? तो मल्होत्रा समिति है। और यहाँ पे रंगराजन समिति का संबंध भी किससे है? तो याद रखना गरीबी मापने का इसका संबंध है। तो 42 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत सबसे अधिक आयात किस देश से करता है? तो देखो आयात सबसे अधिक जो कि चीन से करता है,
भारत सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? तो अमेरिका को। और किसी देश का निर्यात यदि आयात से अधिक हो जाए तो व्यापार संतुलन क्या होगा? तो अनुकूल हो जाता है। और भुगतान संतुलन का संबंध किससे है? तो याद रखना है देश के कुल राष्ट्रीय व्यापार से है। तो 43 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो याद रखना है जो कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। और ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समतापमंडल में पाई जाती है। ओजोन परत संरक्षण के लिए प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? तो याद रखना है ये जो कि 1987 में हुआ। और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना है जो कि इसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। तो 44 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो याद रखना है बक्सर जिला में हुआ था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब मिला? तो 2001 में मिला था। और 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? तो याद रखना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने बजाई थी। और शहनाई वाद्य यंत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो याद रखना ये जो कि सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो कि 1896 में की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना जो कि ये लुसाने में स्थित है। लुसाने कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में। और ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में कुल कितने छल्ले होते हैं? तो याद रखना है 5 छल्ले होते हैं। और प्रथम एशिया खेलों का आयोजन 1951 में कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुई थी। तो 46 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रचना गोदान और गबन के लेखक कौन है? तो देखो गोदान और गबन के लेखक जो कि मुंशी प्रेमचंद्र है। और मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो याद रखना मंगलसूत्र, जो कि ये मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास माना जाता है। और यहाँ पे मधुशाला पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो याद रखना हरिवंश राय बच्चन है। और यहाँ पे कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो याद रखना जयशंकर प्रसाद है। तो 47 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो याद रखना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश की सरकार द्वारा दी जाती है? तो याद रखना फिलीपींस की सरकार के द्वारा दी जाती है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखना है आचार्य विनोबा भावे थे। और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखना है कौन सा है? तो पुलित्जर जो कि पुरस्कार है। तो 48 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो देखो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 1965 में हुई थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना है जी शंकर कुरूप थे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो याद रखना सुमित्रानंद पंत थे। तो 49 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, पहला आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब भारत ने पहले T20 विश्व कप के फाइनल में किससे हराया था? तो पाकिस्तान को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई में। क्रिकेट का पहला वनडे विश्व कप किस देश ने जीता? तो ये किस देश ने जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने। तो दोस्तों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।